हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। सुबह आज हमने प्रतियोगिता दर्पण 2022 जो जनवरी महीने का था, उसके सार संग्रह को मैंने अपलोड किया था, उसके वीडियो को। और अब जो अगला वीडियो है वो प्रतियोगिता दर्पण का ही है, सार संग्रह का नहीं है। ये है आपका जो समसामयिक घटनाक्रम जो दिए रहते हैं, वो वाले टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो आपको इस चैनल पे कंटिन्यू मिलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। करा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पे किया है? तो इसका शिलान्यास नोएडा के जेवर में किया गया है। कहां पे किया गया है? नोएडा के जेवर में। अब देखिए यहाँ से कई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा है, इसका मतलब भारत का भी वो सबसे बड़ा ही होगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि या तो एशिया का सबसे बड़ा पूछे या फिर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूछे, तो वो जेवर एयरपोर्ट नाम है जो नोएडा में बन रहा है, और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि विश्व के चौथे सबसे बड़े तथा उत्तर प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में किया है, और 2024 तक यह निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा? तो नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। विश्व में कैमा नंबर पे है ये? चौथा नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का कैमा है ये? 5वां नंबर का है। कब तक इसे बना लेने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2021 को किया गया? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्या नाम है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से कहाँ तक? गाजीपुर 6 लेन का ये 340.8 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान की आपातकालीन उतारने एवं उड़ाने के लिए 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी सुल्तानपुर जनपद में बनाई गई है। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूछेगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो ये यूपी में है। कौन से दो शहर को ये जोड़ रहा है? तो लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ रहा है। और इसी पे वायुसेना के आपातकालीन लैंडिंग और आपातकालीन अगर जहाज उनका लड़ाकू विमान उड़ाना हो तो इनके लिए एक हवाई पट्टी भी बनाया गया है। कहाँ पे? तो वो सुल्तानपुर के पास बनाया गया है। अच्छा, ये एक्सप्रेसवे कितने लेन का है? तो 6 लेन का है। ध्यान रखना कितने लेन का है? 6 लेन का है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर का रहा है कि मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2021 में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम पे रखा गया है। तो ध्यान रखना है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नया नाम क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भोपाल शहर में पश्चिम मध्य रेलवे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेलवे के एग्जाम के लिए कि कमलापति रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन में है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन में है। जो झांसी भोपाल इटारसी लाइन पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी गोंड जनजाति के रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह भारत का निजी क्षेत्र का सहयोग का पहला रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से देखिए इस एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको याद तो पहला क्वेश्चन ये रखना है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कौन सा राज्य में है ये? तो मध्य प्रदेश में। किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और अब इनसे नाम आपको याद रखना है, रानी कमलावती के नाम से याद रखना है कि आदिवासी गोंड जनजाति के नेता थे। क्या थे? आदिवासी गोंड जनजाति के नेता थे, है ना।
तो ध्यान रखना ये बातें। और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र के सहयोग से बना रेलवे स्टेशन है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को, भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग पहला प्रायोगिक प्रशिक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया है? तो इसका नाम है धवन 1। क्या नाम है? धवन 1। यानी भारत के निजी क्षेत्र में, यानी निजी क्षेत्र से पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रक्षेपण किया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो धवन दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत की निजी क्षेत्र की हैदराबाद स्थित कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है ना। तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस जो भारत का निजी क्षेत्र का कंपनी है वो कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर स्वदेश निर्मित धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल पहला प्रायोगिक प्रशिक्षण नवंबर 2021 में किया गया। अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि धवन 1 जो है वो किनके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है और स्काई रूट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट कहाँ की कंपनी है, कहाँ पे स्थित इसका मुख्यालय? तो हैदराबाद में है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने 25 नवंबर 2021 को शामिल किया है? तो INS बेला को शामिल किया गया। देखिए स्कॉर्पियन टाइप की 6 पनडुब्बियां भारत में आनी है। कहां से? तो फ्रांस से आना है। कहां से? फ्रांस से आना है ना। अब फ्रांस से आना है इसे। तो इसमें अभी 5 पनडुब्बी आ गए जिसमें से एक का नाम है करंज, एक का नाम है कलवरी, एक का नाम है खंडेरी, एक का नाम है बागीर और एक का नाम है बेला। तो ये 5 पनडुब्बियां आ चुकी है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन पनडुब्बी जिसका डिजाइन फ्रांस के नावल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप्स के द्वारा तैयार किया गया तथा निर्माण भारत की कंपनी मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना स्कॉर्पियन टाइप की पनडुब्बी कहाँ से भारत में आ रहा है? तो फ्रांस से आ रहा है। और कितने पनडुब्बी का समझौता है? तो 6 पनडुब्बी का समझौता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक अर्हता नवंबर 2021 में प्राप्त करने वाले ग्रैंड मास्टर बन गए? तो याद रखना है नाम सीधा संकल्प गुप्ता। क्या नाम है? संकल्प गुप्ता जो है वो ग्रैंड मास्टर की जो भी मापदंड होती है उसे पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। नाम है संकल्प गुप्ता। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो याद रखना बस यही, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वस्थ नगर की पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इंदौर तो हर किसी को याद है लेकिन इसमें आप बहुत सारे लड़का फंस जाएगा। तो ध्यान रखना कैमी बार इसे दिया गया? तो 5वीं बार। ये याद रखना है कितनी बार? तो 5वीं बार इसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। किसे? तो इंदौर को। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वस्थ शहर का पुरस्कार दिया गया, जबकि सूरत और विजयवाड़ा जो रहा है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे क्रमशः रहा है। तो ये सूरत और विजयवाड़ा का भी नाम याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी में निर्मित मूर्ति 15 नवंबर 2021 को बनारस में पहुंची, यानी बनारस पहुंची? तो नाम था उनका अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम था? अन्नपूर्णा देवी। अब देखिए यहाँ से याद क्या रखना है कि हिंदू देवी थी, कहाँ से लाया गया है? तो कनाडा से लाया गया है। 18वीं शताब्दी की बात है। कहाँ पे इसे स्थापित किया गया है? तो बनारस में इसे स्थापित किया गया है। और उनका नाम क्या था? तो अन्नपूर्णा देवी नाम था। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा देवी मूर्ति 1913 में बनारस से चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कब की ये घटना है? तो 1913 का है। बनारस से कहाँ लेकर चला गया था? तो कनाडा लेकर चला गया था, जिसे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रयास से वापस लाया जा रहा है और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। अब देखिए ये मंदिर का नाम हाईलाइट हुआ है तो ये मंदिर अब इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछेगा काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो आंसर करना है बनारस। या फिर अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है वो कनाडा से वापस लाने के बाद किस मंदिर में प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो बनारस में है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय
जनजातीय म्यूजियम, देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय म्यूजियम का आधारशिला रखा है तो रानी गोदिल्यू, क्या नाम है, रानी गोदिल्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या याद रखना है कि पहला जनजाति किस महिला के नाम पर एक जनजाति म्यूजियम बनाया गया है, तो रानी गोदुलियो के नाम पर। और ये कहाँ पे बना है, तो मणिपुर में। वैसे भी पूर्वोत्तर भारत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे भी इंपॉर्टेंस होते हैं एग्जाम के लिए। तो याद रखना है कि अमित शाह के द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जनजाति म्यूजियम खोला गया है, तो रानी गोदुलियो के नाम पर। और ये कहाँ पे खोला गया है, तो मणिपुर में खोला गया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, रानी गोदुलियो ट्राइबल्स फ्रीडम्स फाइटर्स म्यूजियम को रानी गोदुलियो के जन्म स्थल लुआंगको गांव जिला तमांगलोंग में स्थापित किया गया है ना। तो याद रखना यहाँ से। आइए 10 नंबर क्वेश्चन करा, केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में 56 शहरों को प्रथम स्थान किस शहर को मिला है, तो 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे दिया गया है, तो शिमला को दिया गया प्रथम स्थान। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना ये कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शिमला पहले नंबर पे है। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली बार शहरों के लिए जारी किया गया। तो याद रखना पहली बार है, तो वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बार सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया, SDG जारी किया गया है। इसका पहला स्थान पे शिमला रहा है, जबकि दूसरा स्थान पे कोयम्बटूर और चंडीगढ़ रहा है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व IRCTC द्वारा किस ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है, तो देखिए यहाँ पे भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव रेल चलाया जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा भारत गौरव रेल का संबंध किससे है, तो याद रखना है पर्यटन के क्षेत्र में इन्हें योगदान देने के लिए चलाया गया, या पर्यटन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए रेलवे मंत्रालय के द्वारा कौन सा रेल चलाया गया, तो भारत गौरव एक्सप्रेस चलाया गया है। देखिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, भारत गौरव ट्रेन भारतीय संस्कृति एवं विरासत को दिखाई गई ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी, ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी, प्राइवेट टूर ऑपरेटर इन दोनों ट्रेनों द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी प्राइवेट तौर पे ये काम करेगा। आगे आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन सा राज्य रहा है, तो इसे तमिलनाडु ने जीता है। देखिए तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया है और पूर्व क्रिकेटर के नाम पे ये ट्रॉफी खेली जाती है 2006 से। पिछले बार तमिलनाडु ही जीता था, है ना। तो याद रखना है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जो टूर्नामेंट होता है उसका विजेता कौन है, तो ये तमिलनाडु है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया है, तो जनजाति गौरव दिवस। क्या मनाने का घोषणा किया गया, जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखना केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया है, तो याद रखना सीधा कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि यही सब अब दिवस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नए आते हैं एग्जाम में, है ना। तो याद रखना है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। देखिए लिखा हुआ भारत सरकार ने जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान करने के लिए जनजाति स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, याद रखना है किसके नाम पे, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे 15 नवंबर को, कितने नवंबर को, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का घोषणा पहली बार किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया जाएगा, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाएगा। ऑडिट दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा, तो 16 नवंबर को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 दिसंबर 1860 को भारत में पहले ऑडिट जनरल ने अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए 16 नवंबर को ऑडिट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कानून व्यवस्था से संबंधित है। तो याद रखना है कि 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, ऑडिट दिवस, और 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो जनजाति दिवस मनाया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शीघ्र प्रकाशित पुस्तक कौन सा है जो समाचारों में रहा, तो 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर। इनके पुस्तक का क्या नाम है, 10 फ्लैश पॉइंट
20 ईयर, ये किनकी पुस्तक है? मनीष तिवारी का पुस्तक है। तो याद रखना है सीधा कि देखिए ऐसे ही बुक से एग्जाम में ज्यादातर नए वाले पूछे जाते हैं कि जो चर्चा में रहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा 10 फ्लैक्स पॉइंट्स 20 ईयर किनकी पुस्तक है? तो मनीष तिवारी के है और ये कांग्रेस से सांसद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब के सांसद मनीष तिवारी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और 2008 में मुंबई में 26/11 में हुई आतंकी हमलों के संबंधित ये पुस्तक लिखी गई है। तो याद रखना, सीधा आप याद रखिए कि 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर किनकी पुस्तक है? मनीष तिवारी की पुस्तक है। आइए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। यह है अंतर्राष्ट्रीय खबर। देखिए पहला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संघ इंटरनेशनल, ये है इंटरपोल, है ना, इंटरपोल जिसका मुख्यालय आपका ये लुसाने में है और 1923 में इसकी स्थापना हुआ। जनरल असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया है किसे? नया प्रेसिडेंट अहमद नासिर अल रईसी को बनाया गया है और ये यूएई के हैं। कहाँ के हैं? यूएई के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अहमद नासिर अल रईसी। क्या नाम है? अहमद नासिर अल रईसी, जो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1923 में किया गया और इसका मुख्यालय लियोन्स में है। क्या शायद हम लगता है लुसाने बोलते नहीं, लियोन्स में। कहाँ पे है? लियोन्स में इसका मुख्यालय है। लियोन्स में इसका मुख्यालय है ना। और यूएई का जो व्यक्ति था अहमद नासिर अल रईसी, उसी को इसका प्रेसिडेंस बनाया गया है। आइए दूसरे नंबर पे, किस महिला राजनीतिज्ञ ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो मैग्डॉलेन, है ना, मैग्डोलेना एडरसन। क्या नाम है? मैग्डोनेला एडरसन के द्वारा शपथ लिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। कहाँ का? तो स्वीडन का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर है, स्वीडन की संसद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मैग्डोलेना एडरसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2021 का बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है डेमन गलगुट को। क्या नाम है? डेमन गलगुट को। क्या नाम है? डेमन गलगुट को दिया गया साहित्य का एकेडमी पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? डेमन गलगुट को दिया गया। ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को मई 2021 में प्रकाशित उपन्यास द प्रॉमिस, कौन सी पुस्तक के लिए? तो द प्रॉमिस के लिए। अब यहाँ से देखिए कई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। साहित्य का जो बुकर पुरस्कार है किसे दिया गया 2021 के लिए? तो डेमन गलगुट को दिया गया है। कहाँ के हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के हैं। और किस क्षेत्र में किस पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया? तो द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। आइए 4 नंबर पे, किन 3 प्रसिद्ध क्रिकेटरों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो महिला जयवर्धनी, शॉन पोलक और जेलेन ब्रिटेन को। तो जेलेन ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब ये ब्रिटेन के हैं। शॉन पोलक को पता होगा आपको, साउथ अफ्रीका से हैं और महिला जयवर्धनी श्रीलंका से है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही चीज इसमें लिखा हुआ है नीचे में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है? तो अमेरिका बना है। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोस हालांदे जो कोप 21 हुआ था 2015 में, इसी सम्मेलन में आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था और इसका 101वां सदस्य बना है कौन? अमेरिका। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुष का T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष का पहला T20 वर्ल्ड कप अपना जीता है वो, है ना, न्यूजीलैंड को हराकर दुबई में इसका आयोजन किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मादक जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 को सम्मानित किया? तो ये नेपाल के जो सेना प्रमुख थे जिनका नाम था प्रभु राम शर्मा। क्या नाम था? ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु राम शर्मा को कौन सा पुरस्कार में, ये तो मादक जनरल का उपाधि दिया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और ये कहाँ से है? तो नेपाल से है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP 27 VVI क्वेश्चन है कि COP 27 का आयोजन कहाँ पे होगा? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में कहाँ पे पड़ता है? ये मिस्र में। ध्यान रखना है, COP 27 शर्म अल शेख जो मिस्र में शहर है वहीं पे ये आयोजन किया जाएगा। इससे पहले देखिए COP 26 का जो आयोजन हुआ था वो स्कॉटलैंड
के ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मार्टिन स्कोर्सेस को और इस्तवान स्वाजबो को ये दोनों को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम सत्यजीत रे पुरस्कार से। 10 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस का नए वेरिएंट का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो उसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ओमिक्रॉन दिया गया। कहां से है ओमिक्रॉन? तो साउथ अफ्रीका से। देखिए यहाँ पे इसका लिखा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस नए वेरिएंट को B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इससे गंभीर मानते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित में से वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन देगा ओमिक्रॉन, अल्फा, बीटा, ऐसा करके आपको दे देगा ऑप्शन, कप्पा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा, है ना। तो याद रखना ओमिक्रॉन को बोला जाता है का वेरिएंट ऑफ कंसर्न। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूस के साइबेरिया स्थित किस कोल माइंस में आग लग गई थी, है ना। तो यहाँ पे आग लग गई थी, उसका नाम था लिस्त यानझन्या कोल माइंस। तो ये नाम है, याद रखना होगा आपको, लिस्त मान्या झान कोल माइंस। कहाँ पे है ये? रूस में, ध्यान रखना है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है ये। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरे एशियाई यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये सांताऊ चीन में होगा। तीसरा एशियाई यूथ गेम, 3 ही एशियाई यूथ गेम हुआ है। पहला कहाँ पे हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था पहला, और दूसरा जो यूथ गेम था वो नॉनजिंग में हुआ था। कहाँ पे? चीन के नॉनजिंग में हुआ था। और ये तीसरा है सांताऊ नामक शहर में होगा, जो चीन में पड़ता है, तीसरा एशियाई यूथ गेम। आइए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 भारत के किन 2 संस्थाओं को दिया गया है? तो ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया है। तो ये यूनेस्को का पुरस्कार है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है? तो भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का ये मेंबर्स बना है। कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए से चुना गया। भारत यूनेस्को का हेरिटेज कमेटी का, है ना, हेरिटेज कमेटी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य बना है। कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए। जर्मनी के 16 वर्ष तक चांसलर रही एंजेला मर्केल सत्ता से बाहर होने के बाद वहां का नया चांसलर का क्या नाम है? ओलफ सोल्ज। क्या नाम है? ओलफ सोल्ज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि जर्मनी का नया चांसलर कौन है? तो ओलफ सोल्ज। क्या नाम है? ओलफ सोल्ज। तो ये थे समसामयिक घटनाक्रम जो प्रतियोगिता दर्पण 2022 का जनवरी महीने का था। और भी इससे संबंधित प्रतियोगिता दर्पण में जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो इंपॉर्टेंट्स है या फिर आपका सेट जो दिया होगा, एक एक करके हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।